नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जो एक ज़माने में अपनी आलोचकीयता के लिए पूरे भारत में देश विदेश में जानी जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में, जहाँ दुनिया के सभी मुद्दों पर खुलकर बातें होती हैं, आलोचना होती हैं। आज उस विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गीता जयंती नाम का एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें इस्कॉन टेम्पल के एक जो पुजारी कह लीजिए या उनके भक्त कह लीजिए, वे भी उसके वन ऑफ दी गेस्ट या कहिए अतिथि थे। और ये इस कार्यक्रम में खुद जो पोस्टर लगा था उसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर कुलपति श्रीमती शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित भी मौजूद थीं। इस मुद्दे पर कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी गीता जयंती जैसे कार्यक्रम पर क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नीतीश कुमार, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, जिसे सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में, मेरे शो जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ में। आप किस विषय में पीएचडी कर रहे हैं और उसका टॉपिक क्या है, किन मुद्दों पे आप काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ज़रा सा मेरे दर्शकों को बताइए। थैंक यू पहले तो आपको मौका देने के लिए। और मेरा जो पीएचडी का काम है, मैं सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में काम कर रहा हूँ, जैसा आपने बताया। मेरा जो पीएचडी का काम है वो पोस्ट 1990s के बाद, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से किस तरीके से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में जो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं और उनके बीच में किस तरीके की नए तरीके की सोशलिटी डेवलप कर रही है, किस तरीके से पॉलिटिक्स से वो इंगेज कर रहे हैं, उनके जो समस्याएं हैं 90s के बाद से, विशेष तौर पे जो ईबीसीज़ हैं, मतलब कि जो आर्टिस्ट कास्ट आर्टिजन कम्युनिटी जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ। उनके बीच में किस तरीके की बदलाव आ रहा है, किस तरीके का परिवर्तन आ रहा है, ये मेरे काम का मुख्य विषय है। और सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, स्टेट की जो पॉलिसीज़ है, उन जो सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार की जो नीतियां होती हैं, वो किस तरीके से इन जातियों की समस्याओं के साथ इंगेज कर रही हैं, ये मेरे काम का विषय है। जी, एक आपके रिसर्च से छोटा सा सवाल, फिर हम सीधे आ जाएंगे जेएनयू के कार्यक्रम पर। जी। आप जाति के मुद्दे पर उस टॉपिक पर पीएचडी कर रहे हैं। जी। तो कहीं आपकी जाति के बारे में लोग सवाल पूछते हैं, कहीं आपको उसका भेदभाव का शिकार होना पड़ा है, या कभी अपने टॉपिक को चर्चा करने में झेप महसूस हुई है, या आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टारगेट किया जाता है, ऐसा कभी महसूस हुआ है? देखिए, जेएनयू में तो नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे जेएनयू इस तरीके की चीज़ों को बहुत जगहों से आपको मौका देता है कि आप खुल के अपनी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, एक प्रोग्रेसिव जगह है। लेकिन बहुत सारे लोगों से, विशेष तौर पे जब हम लोग बीए वगैरह में पढ़ते थे, एमए में पढ़ते थे, बीएचयू में, उन जगहों पे आप टीचर्स से भी और बहुत सारे छात्रों से भी इन विषयों पे बातचीत करने में, इन विषयों को आप किसी के सामने रखने में, उन पे तर्क करने में निश्चित तौर पे हमें अनकंफर्टेबल डर लगता था कुल मिला के। हाँ, कि आपको कहीं न कहीं जाति के चश्मे से देखा जाएगा, निश्चित तौर पर, जाने अनजाने रूप से आप भेदभाव के शिकार बनाए जा सकते हैं। बहरहाल सीधे आ जाते हैं, आपके दिमाग में जो भी जेएनयू की छवि थी, अब जेएनयू में बड़े बड़े सेमिनार की जगह और मुद्दों पे कार्यक्रम होने की जगह अब गीता जयंती जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप तो खुद बीएचयू से पढ़ के आए हैं, आपका इस पे क्या कहना है? इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को? देखिए, पूरा देश एक संक्रमण काल से, एक तरीके के संकट से गुजर रहा है, और निश्चित तौर पे उच्च शिक्षा, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय भी बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। और जो लोग भी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि वो संकट क्या है, वो संकट किस तरीके का संकट है, जो देश के कमज़ोर तबके से आने वाले जो छात्र छात्राएं थे, जो सरकारी विश्वविद्यालय, जो पब्लिक एजुकेशन उनके लिए कुछ मौके प्रदान करते थे, उन विश्वविद्यालयों को
नई सरकार ने किस तरीके से राजनीति का केंद्र बनाया है और अपने लिए नई सरकार मतलब मोदी सरकार। हाँ, मतलब कि मोदी की सरकार ने किस तरीके से उन्हें राजनीति का अपने केंद्र बनाया है और ये सरकार इन विश्वविद्यालयों को एक प्रचार केंद्र में बदल देना चाहती है। इन विश्वविद्यालयों का संकट है ये कि इन विश्वविद्यालय, इन उच्च शिक्षा के केंद्रों को एक प्रचार केंद्र में बदल देना चाहती है। इन विश्वविद्यालयों का संकट यही है। और जहाँ तक आपने बताया कि गीता जयंती वाला, जो मुझे लगता है कि आपका मुख्य क्वेश्चन है कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में या देश के किसी भी उच्च शिक्षा केंद्र में एक धार्मिक संगठन जैसे इस्कॉन है उसके साथ कोलैबोरेशन में, आप पूरा पोस्टर देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि कोलैबोरेशन विथ इस्कॉन, जेएनयू और इस्कॉन का वो एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम, साझा कार्यक्रम है, ठीक है। उस कार्यक्रम को आप देखेंगे और अगर आपको याद होगा तो इस्कॉन और जेएनयू ने मिलकर पिछले एक साल के अंदर 1-2 और कार्यक्रम किए हुए हैं इसी कन्वेंशन सेंटर में। तो आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो विश्वविद्यालयों में जिस तरीके की विचारधारा, जिस तरीके के आइडियाज़ को आगे बढ़ाने का, उनको प्रचार करने का और छात्रों के दिमाग में भरने का कोशिश किया जा रहा है। सारा सिलेबस चेंज किया जा रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पे। सारे जो सरकारी फंडेड सेमिनार्स हो रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, जैसे कि सारा ज्ञान विज्ञान, दुनिया की सारी शिक्षा, सारा ज्ञान, भारत के जो वेद पुराण, इस तरीके के जो ग्रंथ हैं, उपनिषद शास्त्र, जो भी ब्राह्मणिकल ग्रंथ हैं, ब्राह्मणवादी ग्रंथ है, सारा ज्ञान विज्ञान उसी में है। तो मेरा सवाल है कि अगर सारा ज्ञान विज्ञान, सारा दुनियादारी उन्हीं किताबों में, उन्हीं शास्त्रों में है, वेदों में, उपनिषदों में, आरण्यकों में, ब्राह्मण ग्रंथों में है, तो ये देश इतने पीछे क्यों गया? इस देश की इतनी बड़ी आबादी को शिक्षा से वंचित क्यों रखा गया? अगर गीता पे ही बात करें, विशेष तौर पे गीता पे बात करें, गीता में ही अगर आप अध्याय 18 44 नंबर का जो श्लोक है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि क्षत्रिय का काम क्या है, ब्राह्मण का काम क्या है, वैश्य का काम क्या है और शूद्र का काम क्या है। शूद्र के काम के लिए लिखा गया है कि शूद्र का काम स्वभावतः इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम है। तो अगर आप गीता जयंती मना रही हैं, मतलब मेरा तो सवाल होगा शिक्षा मंत्री से भी, सरकार से भी और जेएनयू के जो वाइस चांसलर है धूलीपुड़ी पंडित भी। इत्तेफाक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को ओबीसी, शिक्षा मंत्री भी खुद को ओबीसी और जेएनयू की कुलपति खुद को ओबीसी बताती हैं। आपने जो गीता का उदाहरण दिया जी जी, उसके अनुसार उनका काम है सेवा करना, सवर्णों का सेवा करना। और कर रही है। अच्छा, मतलब कर भी रही हैं भाई। जो मोहन भागवत चाहते हैं, जो आरएसएस चाहते हैं, वो मोदी करते हैं। जो आरएसएस चाहता है वही शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित कर रही हैं एक वाइस चांसलर के तौर पे। अगर वो ओबीसी वाइस चांसलर हैं, ओबीसी हैं, उन्हें तो शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, जेएनयू में, मैं रोकूंगा आपको। जी जी, शिक्षा के क्षेत्र में आप कह रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के स्कॉलर हैं, आपने अपने जवाब में कहा कि इस्कॉन के कोलैबोरेशन में और भी पहले इसी साल और भी कार्यक्रम हुए हैं। हाँ हुए। आपके डिपार्टमेंट में कितने, आपके टॉपिक में या पूरे डिपार्टमेंट के सेमिनार कितने हुए, कॉन्फ्रेंसेस कितने हुए, कितना स्टूडेंट्स के टॉपिक पे बात हुई, इस पर कोई इतनी बड़ी फंडिंग हुई जैसे इस पे हो रहा है, या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? फंडिंग का तो अभी जेएनयू ने ही पिछले साल 2 महीने पहले डाटा जारी किया कि जेएनयू में सेमिनार्स को लेकर, वर्कशॉप्स को लेकर डिपार्टमेंट्स की जो फंडिंग होती थी उसमें 90% की गिरावट आई है 2014 के वैल्यू पे। मतलब फंडिंग में कटौती, ये 90% की कटौती हुई है 2014 के वैल्यू पे। मतलब अगर जबकि 2014 से आज के समय तक कितना सारा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, कितना सारी महंगाई बढ़ी है, तो मतलब कि अगर 2014 में डिपार्टमेंट को सेमिनार कराने के लिए 100 रुपये मिलते थे तो आज के समय में 10 रुपये मिलते हैं। ये स्थिति हो गई है जेएनयू में। हमारे डिपार्टमेंट में वाटर कूलर काम नहीं करता है, पता चलता है कि डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं है, एसी काम नहीं करता है, लाइब्रेरी में बुक मंगाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास गीता जयंती मनाने के लिए पैसे हैं, आपके पास अलग अलग तरीके के वॉल्स बनाने के लिए पैसे। अभी एक जेएनयू में वॉल भी बन रही है, कुछ उस पर क्या है, एक जेएनयू में कोई वॉल बन रही है जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा जाएगा। अच्छा, इस तरीके का, मतलब ऑफ ऑनर जैसा हाँ कुछ इस तरीके का बनाएगा। मैंने सुना है। तो मेरा ये कहना है कि वाइस चांसलर सारे लोगों को बताना चाहिए कि गीता में जो लिखा हुआ है कि शूद्रों का काम है सबका सेवा करना, तो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी लगभग 70-80%, 90% लोग, इवन महिलाएं भी, किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों, वो सारे लोगों को शूद्र में गिना गया। तो क्या
इस बात का वो समर्थन करते हैं, अगर गीता जयंती मना रहे हैं, गीता को इतना आप अच्छा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं, तो क्या आप इस चीज़ से सहमत हो? एक चीज़। दूसरी चीज़, मेरा एक सवाल है कि एक सेकुलर देश के, इंडिया के संविधान में लिखा हुआ है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि एक सेकुलर देश का एक विश्वविद्यालय इस तरीके का प्रोग्राम कर रहा है, एक धार्मिक प्रोग्राम कर रहा है, ये क्या शोभा देता है? एक विश्वविद्यालय को क्या शोभा देता है? जिस विश्वविद्यालय में ज्ञान विज्ञान तर्क के बारे में बातचीत होनी चाहिए, देश के सामाजिक समस्याओं के बारे में बातचीत होनी चाहिए, हम उनसे कैसे जूझें, उनसे कैसे निपटें, उस चीज़ के बारे में बातचीत होनी चाहिए, एक अच्छा रिसर्च कैसे प्रोड्यूस करें, उस पर बातचीत होना चाहिए। उस विश्वविद्यालय में आप पोंगा पंथ पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे सही याद है तो डॉक्टर अंबेडकर ने गीता को मिनी एक छोटा संक्षिप्त मनुस्मृति भी बोला हुआ है, क्योंकि गीता जिस तरीके की विचारधारा देती है, कहती है कि भाई आप काम करिए और फल की चिंता मत करिए। इस देश में ज़्यादातर जो मेहनत का स्वर्ग है, उससे तो यही अपेक्षा की जाती है ना कि आप 24 घंटे काम करो लेकिन उसका फल की चिंता मत करो, आप सेवा करो लेकिन उसके बदले में आप कुछ भी ना मांगो, यही चाहते हैं। और एक्चुअली में हुआ क्या है कि आरएसएस कई लेवल पे काम करता है। आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके बहुत सारे कल्चरल विंग्स हैं, उसके कल्चरल कार्यकर्ता हैं। तो मुझे लगता है कि इस्कॉन के लोग या शांति श्री दिल्लीपुड़ी पंडित, इस तरीके के जो धार्मिक संगठन या संस्थाएं हैं, वो आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यकर्ता, एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे पार्टियों के सांस्कृतिक संगठन होते हैं, उसी तरीके से इस्कॉन और शांति श्री दिल्लीपुड़ी पंडित, ये लोग उसके सांस्कृतिक संगठन के तौर पे काम कर रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपको यहाँ पे रोक कर एक जी फिर से सर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में पहले से ही एक छवि बनी हुई है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय टैक्स पेयर के पैसे से भारत के वेद पुराण उपनिषदों और शास्त्रों की आलोचना करते हैं वहाँ के छात्र। आपका इस पर क्या कहना? क्या आप भी उसको ऐसे ही देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ मैं कैटेगोरिकली बहुत ही अंतर करना चाहूँगा कि वेद पुराण ये सारी चीज़ें भारत के नहीं है। भारत मतलब क्या होता है? भारत का मतलब कि यहाँ के जो भी 130 करोड़ लोग हैं उसमें सब आता है। जितना मेरा भारत है उतना गीता को मानने वाला का भी भारत है, ठीक है। तो ये कहना कि वेद पुराण ये सारी चीज़ें भारत का है, ये कहना गलत होगा। वो एक सेक्शन का है, ठीक है, वो एक सेक्शन का है, ठीक है, एक छोटे से सेक्शन के जिसके लिए गीता वेद पुराण में बातें की गई हैं, जिन्हें मुख से पैदा हुआ बताया गया, जिन्हें इस तरीके के, जिन्हें उसमें प्रिविलेज दिया गया, जिन्हें उसमें विशेषाधिकार दिया गया, ये सारे ग्रंथ उनके हैं, ना कि पूरे भारत के हैं। इन सारे ग्रंथों को, इस पूरे संस्कृति को पूरे भारत पे थोपना पहले तो गलत है। पूरा भारत उसको ओन नहीं करता, हम नहीं ओन करते हैं। आप चाहते हैं कि लोग गीता न पढ़े, रामायण न पढ़े, रामचरितमानस न पढ़े, वेद न पढ़े, पुराण न पढ़े, उपनिषद न पढ़े, अन्य जो टीकाएं लिखी गई वे न पढ़े? मैं कह रहा हूँ कि जिसको पढ़ना है पढ़े। मैं किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता हूँ कि आप पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन एक सेकुलर देश की सरकार की जिम्मेदारी वेद पुराण गीता पढ़ाने की नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एज ए स्टेट यूनिवर्सिटी, एक स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है, स्टेट का एक अंग है, तो एज ए स्टेट का जिम्मेदारी क्या है? जो संविधान में लिखा हुआ है कि आपको रेशनैलिटी देनी है, आपको लोगों को अच्छी शिक्षा देनी है जिसमें तर्क हो, तो स्टेट की जिम्मेदारी ये होती है। स्टेट की जिम्मेदारी धर्म का प्रचार नहीं है। धर्म का प्रचार आप जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो छोड़ दीजिए, उन पे छोड़ दीजिए ना, वो धर्म का प्रचार करें, एक चीज़। दूसरी चीज़, मेरा इस विशेष तौर पे एक उस तरीके के वर्ग से आने की वजह से मैं उन वर्गों से केवल अपील करना चाहता हूं, या देश में जो लोग भी, कौन से वर्ग? जो वंचित वर्ग जो इस देश में है, जो वंचित वर्ग है, जो इस देश के रेशनल लोग हैं, किसी बहुजन लोग हैं, या इवन और भी लोग जो रेशनल है, जो तर्कवादी हैं, जो तार्किक लोग हैं, उन सारे लोगों से मेरा अपील है, उन सारे लोगों की यही अपेक्षा है कि देश की प्रगति, इस देश में जो इतनी गरीबी है, इतना ज़्यादा जातिवाद है, इतना भुखमरी है, भुखमरी का इंडेक्स आप देख रहे हैं, सूखा है, गरीबी है, अशिक्षा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो गीता वेद पुराण इन सारी चीज़ों से सॉल्व नहीं होगी। आप अभी भी आप गाँव में जाइए, इवन शहरों में जाइए, लोग इलाज नहीं करवाता है, लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं है, वो लोग ओझा सोखा के पास जाता है, लोगों में अलग अलग तरीके के
क्या कहते हैं उसको, रूढ़िवादिता है। पहले से ही लोग भूत में, प्रेत में, इस तरीके की चीज़ों में अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। अगर विश्वविद्यालय भी इस तरीके की चीज़ों को प्रोपेगेट करने लगेंगे, उनका प्रचार करने लगेंगे, तो सोचिए कि देश कहाँ जाएगा। तो हमारे आपके सबके पूरे देश के हित में है कि हम लोग तर्क के साथ जाएं, हम लोग ज्ञान विज्ञान के साथ जाएं, हम लोग एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे के चीज़ों को सीखने की तरफ जाएं, ना कि गीता वेद पुराण में जो लिखा हुआ है उसको एक अपने दिमाग में भर लें और अपनी समस्याओं को इस लोक में ना सॉल्व करने के बजाय दूसरे लोक के बारे में सोचें। तो देश कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के पैसे को, टैक्स पेयर के पैसे की असली बर्बादी कर रही है। बिल्कुल, आप एकदम सही बोले हैं। जो मुझे कहना चाहिए था सामने आपने कह दिया कि अंधविश्वास फैलाने के लिए सरकार के पैसे का, टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग जेएनयू का प्रशासन कर रहा है। और ये प्रशासन सरकार और आरएसएस के इशारे पे कर रहा है। हम लोग तो भाई पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और निश्चित तौर पे देश के लिए, अपने समाज के लिए हम लोग कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी विश्वविद्यालय में, जेएनयू में ही क्या, किसी भी विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वो लोग अपने समाज, अपने देश के लिए अच्छा करने का सोचते हैं, अपने अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को देख लीजिए, प्रशासन क्या कर रहा है? सरकारी टैक्स पेयर के पैसे पे गीता जयंती मनवा रहा है, टैक्स पेयर के पैसे पे मूर्तियाँ बनवा रहा है, टैक्स पेयर के पैसे पे कुछ भी करा रहा है। तो टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी वो लोग कर रहे हैं, स्पष्ट बात है ये तो। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र नीतीश कुमार जी से, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के पीएचडी के स्कॉलर हैं और काफ़ी मशहूर छात्र नेता हैं। और इन्होंने साफ साफ अपने इंटरव्यू में कहा कि हर व्यक्ति को, भारत के व्यक्ति को आज़ादी है कि अपने मन मुताबिक किताबों को पढ़े, लेकिन टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी किसी भी धार्मिक प्रचार के लिए नहीं की जानी चाहिए। नीतीश जी, आपने मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं अपने चैनल के श्रोताओं की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और करनी है, हाँ, कि जो काम विश्वविद्यालयों को करना चाहिए शायद वो आप जैसे यूट्यूब चैनल के लोग कर रहे हैं। जो तर्क की बात, हम लोग का तो सवाल है, अगर कोई देखिए, अगर कोई गीता के भक्त आ जाएंगे, भगवत गीता के कोई पाठक आ जाएंगे, अगर मुझसे कहेंगे कि धर्मराज जी, मैं नीतीश जी की बातों का खंडन करना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर स्वागत है, खंडन करना चाहता हूँ, तो मैं उनका भी इंटरव्यू लूंगा। हाँ, ठीक है। तो फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।